नमस्कार, गुड इवनिंग प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। तो प्यारे साथियों, हम सभी पढ़ रहे हैं आपके गद्य खंड का पहला अध्याय, राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, राष्ट्र के स्वरूप इस गद्य पाठ को पढ़ने के बाद हम इसमें से देखेंगे कि गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर जो कि आपके 10 नंबर में पूछे जाते हैं उनको समझेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, उस पर लिखने का तरीका देखेंगे। और फिर उसके बाद आपके जो वासुदेव शरण अग्रवाल जो कि इस अध्याय के, इस पाठ के लेखक हैं, और यह जो अध्याय है यह कौन सी गद्य विधा के अंतर आता है, तो ये निबंध विधा के अंतर्गत आता है। तो इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो जहां से हमने कल छोड़ा था उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं और आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, तैयारी किस चीज की? तो तैयारी है आपकी जीत की, यानी आपके टॉपर्स बनने की। टॉपर्स बैच टॉपर्स 2025 का बैच है जो कि आपके, हम चाहते हैं कि आप लोग टॉपर्स बने, यूपी बोर्ड में आपका जो है नाम आए, स्टेट में आपका नाम आए, स्टेट लिस्ट में आप लोग हों। इसलिए नहीं कि भाई एक रेस है, भागना ही भागना है ना, इसलिए कि आप जो मेहनत अभी कर रहे हैं ना, रिजल्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हमारा जो सफर था वो कैसा रहा, आपने कितनी मेहनत करी, कितने फोकस्ड होकर तैयारी करी। और ये सारी चीजें आपको लॉन्ग टर्म के लिए, जब आप इसके बाद बाहर कॉलेज वगैरह करेंगे, कंपटीशन की तैयारी करेंगे, तो वहाँ ये समय जो आपने मेहनत करके करने में लगाया होगा, चीजों को समझने में लगाया होगा, पढ़ाई के तरफ थोड़ा एक आपका झुकाव बढ़ेगा, तो ये वहां आपको चीजें फायदा देंगी। ठीक है, हम कहते हैं कि नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि नंबर्स कितने आ रहे हैं, लेकिन नंबर से इस बात का फर्क पड़ता है कि आपने मेहनत कितनी करी थी, और वो मेहनत हमें अंततः काम आती है। और इस वक्त आप जिस स्टेज में हैं उस वक्त आप लोगों को मेहनत करना जो है आना चाहिए, और मेहनत करनी भी चाहिए। क्योंकि इस वक्त अगर आप सीरियस नहीं है, इस वक्त आप मेहनत नहीं कर रहे, तो मान के चलिए आज से 5 साल बाद आपको कोई पढ़ने के लिए नहीं कहेगा। और शायद आप में से कुछ लोगों की इच्छा होगी कि आप पढ़ो, है ना, उस टाइम आपको, क्योंकि पढ़ाई की सीरियसनेस समझ में आ गई होगी, लेकिन मजबूरी ऐसी होगी कि उस वक्त पढ़ने का समय आपके पास नहीं होगा। आपका समय आ जाएगा कि घर वालों की जिम्मेदारियों को उठाओ, ठीक है, घर की जो भी जिम्मेदारियां हैं उसमें हाथ बटाओ, और उसके साथ पढ़ाई जो मैनेज करना है ना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए जब आपके पास अभी समय है, आपको पता है कि आपका एक ही काम है, वो है पढ़ाई का, उसको आपने अभी ईमानदारी से करना है, ताकि आने वाला जो समय है वो आपका बेहतरीन हो। और जब आप अभी मेहनत करेंगे तो उसका फल आपको बाद में देखने को मिलेगा भी। ठीक है, चलिए, तो कौन कौन क्लास में आ चुका है एक बार अटेंडेंस लगा लेते हैं। शिवम, निशु, रुद्रा, ऋतुराज, दीपांशु, आयुषी, साक्षी, धीरज, मनीषा, हिमांशु, रितेश, प्रियम, अंकित, अनुराग, सूरज, मनु, राजकुमार, ब्रिजेश, रवि, शिवम, शालिनी। ठीक है, इंग्लिश की क्लास नहीं होगी भाई, इंग्लिश वाले सर जो हैं वो अभी, उनको एक प्यारी सी बेटी उनकी हुई है, तो वो अभी छुट्टी पर चल रहे हैं और बहुत जल्द क्लास लेंगे। वो अभी थोड़ा सा उनको अपना समय अपने परिवार को देना है। ऐसे ऐसे समय में क्लास, क्योंकि वो यहाँ रहते नहीं है, वो अपने घर से क्लास करते हैं, सिकंदराबाद में रहते हैं, तो थोड़ा सा समय उनको अपने परिवार को इस वक्त देना है, और जैसे ही वो लौटेंगे तो आपकी क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आगे बढ़ें तो राष्ट्र का स्वरूप, इस पाठ को हम पढ़ रहे थे, राष्ट्र का स्वरूप जो कि एक निबंध विधा के अंतर्गत आता है। इस पाठ के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, राष्ट्र के स्वरूप नामक निबंध में इन्होंने 3 महत्वपूर्ण चीजें बताई हैं। वो 3 महत्वपूर्ण राष्ट्र के अंग कौन है? राष्ट्र का स्वरूप की जब हम बात करते हैं तो राष्ट्र का स्वरूप 3 चीजों से मिलकर बनता है। सबसे पहले तो भूमि, धरती है ना, या पृथ्वी जिसको हम कहते हैं, वह जमीन जिस पर हम रह रहे हैं। फिर इस जमीन को भी हम राष्ट्र नहीं कह सकते, इस धरती को भी राष्ट्र नहीं कह सकते जब तक इस पर मनुष्य ना हो, तो इस पर रहने वाला जन, और फिर इनको बांध के रखने वाली आपस में इनकी संस्कृति। ठीक है, संस्कृति क्या है कि हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारे मूल्य, हमारे विचार, ये सब संस्कृति हैं, और इन सबको मिला जुला करके ही क्या बनता है? कोई भी राष्ट्र बनता है। तो राष्ट्र के स्वरूप में राष्ट्र का पहला अंग भूमि, इस पर हमने बात करी थी। भूमि हमारा खत्म हो गया है, जन हमने कल शुरू कर दिया था। ठीक है, जन हमने शुरू किया था कि जन क्या है, तो कहा जन की भावना जो होती है कि मैं अपने, कि पृथ्वी क्या है, हमारी माता है, और
हमारी पृथ्वी माता है और हम उसकी संतान हैं, ये भाव जब तक मेरे मन में नहीं आएगा तब तक मेरे मन की जो राष्ट्रीयता की भावना है, इससे जुड़ने की भावना है, वह क्या नहीं होगी, वह बलवती नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी। और इस भावना के बिना जो राष्ट्रीयता कही जाएगी वो खोखली कही जाएगी। और जब मुझे ये आभास हो जाएगा कि यह मेरी माँ है, मैंने इससे जन्म लिया है, इसकी सुरक्षा, इसके प्रति समर्पण, त्याग, यह सब मेरा कर्तव्य है, तो अपने आप जो राष्ट्र है वह उन्नति के पथ पर आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा भी था कि पुत्र के संबंध को पहचानना है। उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होगा कि नमो मात्रे पृथ्वी, नमो मात्रे पृथ्वी, कि माता पृथ्वी को प्रणाम है। जब आप समझ जाते हैं अपने और इस पृथ्वी के संबंध को, जब जन और मनुष्य अपना संबंध समझ जाता है कि ये माता और पुत्र का संबंध है, तो यहाँ पर उसके मन में जो असीम श्रद्धा प्रेम इस मातृभूमि के प्रति प्रकट होता है, उसको यहाँ पर नमो मात्रे पृथ्वी इस वाक्य से प्रदर्शित किया गया है। तो माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। और यह मातृभूमि, यह जो प्रणाम भाव ही भूमि और जन का एक दृढ़ बंधन है, यानी एक मजबूत बंधन है जो हमें आपस में बांधे रखता है। इसी दृढ़ भित्ति पर, इसी मजबूत भित्ति पर, इसी मजबूत आधार पर एक राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। और अगर यह भावना, यह दीवार, ये आधार, ये नींव कमजोर रह गई तो ये जो राष्ट्रीयता, जो राष्ट्र का भवन इस पर तैयार होगा वह कमजोर हो जाएगा। जैसे एक मकान में अगर नींव मजबूत नहीं करी तो मकान कभी भी छोटे से भी भूकंप के झटके से गिर सकता है, तो ऐसे ही आपके यहाँ पर भी होगा। ठीक है, पीडीएफ की आप लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पाठ का पीडीएफ क्या दूं आपको, है ना। पाठ का तो बोर्ड का पीडीएफ ही मिल सकता है, इसमें हैंड रिटन क्या लिखेगा बच्चा, बताइए। जब आप गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर करेंगे तब हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, यह क्या है, ये आपका चैप्टर है और चैप्टर को तो आपने समझना है, तो इसका बोर्ड पीडीएफ मिलेगा। हैंड रिटन पीडीएफ में इसमें कुछ नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, हैंड रिटन कब मिलेगा, जब हम गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तरों को देख रहे होंगे तब हैंड रिटन मिलेगा। भवन क्या होता है, भवन होता है घर। ठीक है, जो घर बनाने के लिए नींव मजबूत करनी होती है, आधार मजबूत करना होता है, ऐसे ही राष्ट्रीयता का भवन तैयार करना है। तो इसकी जो राष्ट्रीयता की भावना है, जो कि माता और पुत्र के संबंध यानी मातृभूमि और जन के मजबूत संबंध से तैयार होगी, उसको मजबूत करना होगा। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिरजीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जब ये राष्ट्रीयता की भावना जन्म लेती है, ठीक है, राष्ट्र से हमारा संबंध मजबूत होता है, तो कहा इसी मर्यादा को मानकर हम क्या करते हैं, तो राष्ट्र के प्रति, अब जब मैंने इसको मान लिया है कि यह मेरी माता है, तो इसके प्रति मेरे कुछ कर्तव्य होंगे और कुछ अधिकार होंगे। जैसे अपनी माता के प्रति कुछ हमारे कर्तव्य हैं। कर्तव्य क्या है कि हम पढ़ लिख कर उनके नाम को और ऊंचा करें, ठीक है, उनका नाम रोशन करें, वो हम पे फक्र करें, ये मेरा कर्तव्य है। और अधिकार क्या है कि मैं अपनी माता से जो भी उनके पास है ना, उसको मांगने का अधिकार रखती हूँ। जैसे कि भाई, जैसे आप अपनी मम्मी से ही तो कहेंगे आपकी कोई ज़रूरत होगी, तो बाहर किसी आंटी से जाके नहीं कहेंगे, किससे कहेंगे, अपनी माँ से कहेंगे। आपको भूख लगी, आप खाना किससे मांगेंगे, मम्मी से जाके मांगेंगे, है ना। प्यास लगी है, पानी किससे मांगेंगे, मम्मी से मांगेंगे। तो ऐसे ही हमारे जैसे माँ के प्रति कुछ अधिकार और कर्तव्य होते हैं, जब ये संबंध हमारा बना होता है, तो ऐसे ही राष्ट्र के साथ जब हमारा संबंध बनता है, ठीक है, तो उसी के साथ मनुष्य का कुछ कर्तव्य हो जाता है और कुछ उसको अधिकार मिल जाते हैं और इनका उदय होता है, यानी ये जन्म लेते हैं। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। तो यहाँ पर जो इस संबंध को मानता है वही अधिकारी है। ये नहीं कि आप जो है उसको माँ भी नहीं मान रहे और उसके पास जो भी है वो सब लेना चाहते हैं, तो कहा वह अधिकारी नहीं है अगर उसका संबंध माता और पुत्र का नहीं है। ठीक है, फिर वह क्या है, वह एक लालची मनुष्य है जो कि सिर्फ अपनी जरूरत के लिए उससे जुड़ा हुआ है, और ऐसे में वह उसका भी विनाश करेगा और अपना तो विनाश करेगा ही, क्योंकि उसके विनाश से उसको हानि पहुंचाने से उसका खुद का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। कहा माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। माता से प्रेम करना और उसके प्रति सेवा का भाव रखना एक पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य होता है। ये नहीं है कि कोई और सिखाएगा, ये अपने आप आपका कर्तव्य। जैसे ही आप पुत्र बनते हैं वैसे ही क्या होता है, आपका कर्तव्य यह हो जाता है कि आप माता से प्रेम करें और उसका सम्मान करें, सेवा भाव रखें।
वह एक निष्कारण धर्म है, यानी बिना कारण का यह धर्म है। इसमें आपको कारण नहीं चाहिए कि मैं क्यों करूं सेवा, है ना, मैं क्यों प्रेम करूं, ये कोई कारण वाला नहीं है, ये निष्कारण धर्म है, क्योंकि आप दोनों का संबंध ही ऐसा है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को सूचित करता है। अगर कोई ऐसा पुत्र है जो अपनी माता के प्रति प्रेम कैसा करता है, स्वार्थ पूर्ण करता है। स्वार्थ यानी अपने अर्थ के लिए, अपने फायदे के लिए अगर कोई पुत्र ऐसा है जो अपनी माता से प्रेम करता है, तो यह क्या दिखाता है, उसके अधःपतन को। अधः यानी नीचे गिरने की स्थिति, पतन यानी गिरना, अधः यानी नीचे, कि वह नीचे गिर रहा है, गड्ढे में गिर रहा है, अपना ही अंत कर रहा है, ऐसी स्थिति को सूचित करता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप मातृभूमि से अपना संबंध जोड़ें, तो आपको क्या करना है, आपको पहले अपने कर्तव्य मालूम होने चाहिए। अधिकार आप तब मांगे जब आपको अपने कर्तव्य पता हो। आप अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो अधिकार आपके हाथ में अपने आप आ जाएगा। इसीलिए कहा कि अगर कोई ऐसा संबंध जोड़ना चाह रहा है तो अपने कर्तव्य क्या होंगे, उसके प्रति पहले वह ध्यान दे, सचेत हो जाए। निष्कारण प्यारे बच्चे, बिना कारण के, ठीक है। और कौन सा शब्द पूछा आपने, और दूसरा शब्द पूछा है चिरजीवन। चिरजीवन होता है बड़ा, दीर्घ जीवन। चिरजीवन, चिर कहते हैं दीर्घकालिक समय को, ठीक है। चिरजीवन यानी आपके अनंत काल के जीवन, दीर्घ जीवन, इसको, ठीक है। चलिए, तो ये हमने जन को पढ़ रहे हैं कि माता अपने सब पुत्रों को, आगे कहा कि जैसे माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाला जन बराबर है, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। क्या माँ ऐसा होता है कि आपके एक बच्चे को ज्यादा प्यार कर रही है और एक को ऐसे छोड़ रखा है, नहीं, है ना। माता सभी पुत्रों को, सभी संतानों को जिस प्रकार एक समानता के भाव से प्रेम करती है, ऐसे ही पृथ्वी पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति बराबर है। कोई ये नहीं कहेगा कि मैं इसके संसाधनों का ज़्यादा प्रयोग कर सकता हूँ, यह मेरी ज़्यादा है तुम्हारी कम है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जैसे माता के लिए सब पुत्र समान है, ऐसे ही पुत्रों के लिए भी, पृथ्वी के लिए भी यहाँ पर रहने वाले लोग सभी समान हैं। ऐसा नहीं होता कि पृथ्वी में धरती कहीं पर आपके फसल दे रही है, कहीं पर नहीं दे रही है ना। अगर आपने कहीं पर बारिश हो रही है, कहीं पर नहीं हो रही, ऐसा भेदभाव प्रकृति में हमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो कहा उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। ऐसा नहीं कि गरीब जो है, गरीब पर बारिश नहीं होगी, अमीर पर बारिश होगी, है ना, या ऊंची जाति पर होगी, नीची जाति पर नहीं होगी, ऊंची जाति के खेतों में फसल होगी, नीची जाति के खेतों में फसल नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो कहा पृथ्वी के मन में, पृथ्वी पर बसने वाले जन भी उसके लिए बराबर हैं, उनमें किसी प्रकार का ऊंच नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा है, उदय का मतलब होता है उसका प्रकट होना, ठीक है। जो मातृभूमि के उदय यानी उसके आगे बढ़ने से संबंधित के साथ जुड़ा हुआ है, वह समान अधिकार का आपका भागी है। जो मातृभूमि के उदय यानी इसको आगे बढ़ाने से जुड़ा हुआ है। अनुराग होता है प्रेम, ठीक है, किसी के प्रति राग का होना, ठीक है, राग का होना ही क्या है, अनुराग, ठीक। आगे कहा कि उदय के साथ जुड़ा हुआ है, वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। पृथ्वी पर रहने वाले जो लोग हैं, इनका विस्तार अनंत है, यानी कि लोग नगरों में रहते हैं, जनपदों में रहते हैं, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। अगर हम पृथ्वी पर रहने वाले जनों की बात करें तो कहा यह जन क्या है, तो कहा कि पृथ्वी पर रहने वाले जो जन हैं वह नगर, जनपद, पुर, गांव, जंगल और अनेकों प्रकार से फैले हुए हैं, विस्तृत हैं, और इनकी अनेक भाषाएं हैं, अनेक धर्म हैं, ठीक है, अनेक विचार हैं, अनेक संस्कृतियां हैं, फिर भी यह मातृभूमि के पुत्र हैं, और इस प्रकार उनका सौहार्द भाव अखंड है, ठीक है। ये अलग अलग स्थानों में रहने के बाद भी क्या कहा, कैसे हैं, तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, माता के लिए ये सब कुछ समान है, ठीक है। कहा कि सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं। आप कह सकते हैं कि वहाँ जो अमेरिका है वो ज़्यादा विकसित है, भारत कम विकसित है, ठीक है, यह कह सकते हैं। हम एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं। ऐसे भी स्थान है जहाँ पर बहुत बारिश होती है, ऐसे भी स्थान है जहाँ कम बारिश होती है,
ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऐसे को हम ये कहेंगे कि पृथ्वी इसका भेदभाव कर रही है। यह किस अगर पृथ्वी भेदभाव कर रही है तो वह उसकी अपनी भौगोलिक विशेषता है, लोगों से भेदभाव नहीं कर रही। उस पर रहने वाले लोगों के कारण ऐसा नहीं हो रहा कि कहीं पर वर्षा ज्यादा हो रही है, कहीं पर कम हो रही है, कहीं पर फसल ज्यादा हो रही है, कहीं कम हो रही है, ऐसा नहीं है। वह उसकी भौगोलिक और आपके पर्यावरण और उस पर की जाने वाली मेहनत, इन तीनों का परिणाम होता है कि कहाँ पर कितनी वर्षा है, कितनी फसल होगी। लेकिन लोगों का इससे कोई संबंध नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि यह व्यक्ति यहाँ आया है इसलिए बारिश नहीं हो रही, ठीक है, यह व्यक्ति उधर चला जाएगा तो बारिश हो जाएगी, नहीं, वह किसी व्यक्ति से या किसी जन से संबंधित नहीं है। ठीक है। तो कहा कि एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उनमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होगा कि अमेरिका में जो है चीजें पृथ्वी ज्यादा दे रही होगी और यहाँ कम दे रही होगी। ठीक है। मनुष्यों को देख करके, स्थान को देख करके पृथ्वी व्यवहार नहीं करती। कहा पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। विशाल प्रांगण में यानी इनके विशाल आंगन में, ठीक है, विशाल धरती पर सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से, समन्वय क्या होता है? समन्वय कहते हैं तालमेल बिठाने को। किसको कहते हैं? तालमेल को। ठीक है। समन्वय यानी एक दूसरे से तालमेल। तो कहा समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। समन्वय के मार्ग से यानी तालमेल बिठाने के मार्ग से। ठीक है। तालमेल कैसे बिठा सकते हैं? तालमेल ऐसे बिठा सकते हैं जैसे कि आपको, अब जैसे कि 5 बजे का समय है, ठीक है, 5 बजे इंग्लिश वाले सर भी कह रहे हैं कि भाई मेरे पास 5 बजे का समय है, मैं 5 बजे ही क्लास ले सकता हूँ, और मैं भी कह रही हूँ कि मैं भी 5 बजे लूंगी। तो अब जब यहाँ पर दोनों को ही 5 बजे चाहिए और दोनों ही अपनी जिद पर अड़े होंगे, तो फिर क्या होगा? इसमें हम दोनों का ही नुकसान होगा, हम में लड़ाई झगड़ा होगा, है ना, हम में आपका कैसा भाव आ जाएगा? वैमनस्य, शत्रुता का भाव आ जाएगा, एक दूसरे को लेकर के चिढ़न होगी। और वहीं हम थोड़ा सा कॉपरेट कर लें, वो कहें कि चलो ठीक है मैम मैं मैनेज कर लेता हूँ, मैं 5:30 से क्लास कर लेता हूँ, आप जो है 3:45 से कर लो, है ना, इतना सा 45 मिनट की आप ले लेना, और मैं अपनी 5:30 से शुरू होकर के आपकी 5:30 से शुरू होकर 6:15 पे छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे पास मैं 6 बजे के बाद ज़्यादा रुक नहीं सकता, तो 10-15 मिनट में मैं अपनी क्लास खत्म कर दूंगा। ये क्या है कि हमने एक दूसरे से तालमेल बिठा लिया, कि एक दूसरे से तालमेल बिठाते हुए कि कभी तुम ले लो, कभी मैं ले लेता हूँ, है ना, कभी तुम ये कर लो, कभी मैं कर लेता हूँ, चलो तुम इधर से चले जाओ, मैं इधर से चले जाता हूँ, तुम इस संसाधन का यहाँ ऐसे प्रयोग करो, मैं यहाँ ऐसे प्रयोग करता हूँ। और वहीं आपने मैं कहूँ कि भाई मुझे तो जो है कि इतने हेक्टेयर का एरिया चाहिए, ठीक है, मुझे इतने क्षेत्र चाहिए, और दूसरा व्यक्ति बोले कि मैं तो इससे ज़्यादा लूँगा, ठीक है, मैंने आपके क्या करा, मैंने कहा कि मुझे भाई पूरी इतनी ज़मीन चाहिए, दूसरा मैं इतने ज़मीन के पेड़ काट करके यहाँ पर कुछ बड़ा सा बनाने वाली हूँ, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति बोले कि भाई मुझे इससे ज़्यादा चाहिए, तो इससे क्या होगा? इससे पृथ्वी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, ठीक है, हमारा पर्यावरण धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। तो कहा कि इस पृथ्वी पर रहने वाले जो लोग हैं, अगर आपस में एक दूसरे से समन्वय करते हुए, तालमेल बिठाते हुए मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है, यानी सब इसके बराबर के अधिकारी हैं। ये नहीं कि मैं ही मैं हूँ, कोई अमीर व्यक्ति है तो वो सब कुछ कर सकता है, कोई गरीब व्यक्ति नहीं। अगर ये दोनों, अमीर व्यक्ति भी थोड़ा सा गरीब व्यक्तियों का ध्यान रखे और गरीब भी थोड़ा सा अपना, और उनके साथ आपके कॉपरेट करते हुए चले, समन्वय बिठाते हुए चले, तो दोनों को ही क्या होगा? फायदा होगा, और हमारा राष्ट्र प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने पर क्या करेगा? आगे बढ़ करके इसका अधिकार भी सबको है, और देश आगे बढ़ेगा भी अगर समन्वय का मार्ग, तालमेल बिठाने का मार्ग अपनाया जाता है। और वहीं हम तालमेल ना बिठा करके क्या करें? अगर हम जिद पर अड़ जाएं तो फिर नुकसान भी पृथ्वी को ही झेलना पड़ेगा, और अंततः पृथ्वी का नुकसान हमारा ही नुकसान है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। आप कहें कि किसी देश में अलग अलग तरीके के लोग हैं, ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा आपके जो होंगे आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे, कुछ आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगे, कुछ आपके शारीरिक रूप से कमज़ोर होंगे, लेकिन अगर देश में एक तबका ऐसा है, एक वर्ग ऐसा है जो कि सुख सुविधाओं से वंचित है, जिसके पास शिक्षा नहीं पहुंची, तो ऐसे में किसी राष्ट्र का एक अंग भी कमज़ोर पड़ गया
तो फिर देश आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे मेरे शरीर में, अगर मेरे शरीर का सिर्फ एक हाथ, मान लीजिए मेरा पूरा शरीर बिल्कुल परफेक्ट है लेकिन एक हाथ काम नहीं कर रहा, तो मेरे पूरे शरीर को मैं नहीं कह सकती कि मेरा पूरा शरीर बढ़िया है, प्रगति कर रहा है, उन्नति कर रहा है। नहीं, कहीं ना कहीं इस एक हाथ के कमजोर होने का नुकसान मुझे आगे झेलना पड़ेगा। तो ऐसे ही राष्ट्र को आगे बढ़ाने की जब हम बात करते हैं, तो राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए इसके हर एक अंग का होना, चाहे किसी भी जाति, तबके, समुदाय का व्यक्ति हो, उसको आगे बढ़ाने की बात होनी चाहिए। क्योंकि अगर राष्ट्र का कोई भी हिस्सा कमजोर रह गया, आगे नहीं बढ़ पाया, तो वह क्या होगा, फिर हमारा राष्ट्र प्रगति के पथ में, रास्ते में वह बाधा बनेगा। तो इसीलिए सबको साथ लेकर चलने की बात यहाँ पर भारतीय आपके वासुदेव शरण अग्रवाल जी करते हैं। अतएव इसलिए राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए। इसलिए हमें यह जागरूक, सुध लेनी चाहिए मतलब खबर लेनी चाहिए, हमें जागरूक रहना चाहिए कि हमारा पूरा राष्ट्र, ठीक है, पूरा राष्ट्र यानी आपके उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो एक एक राज्य है, एक एक राज्य में रहने वाली जनता है, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, क्या उनकी आवश्यकताएं हैं, क्या उनकी जो है, उनकी किस तरीके से उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से उनको सुविधाएं तक पहुंचाया जा सकता है, कैसे वो भी इन आगे बढ़ने के मार्ग में खुद से एफर्ट करें, खुद से प्रयास करें, इन सब की सुध, इन सब पर नजर हमें रखनी होगी। कहा राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है, तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने ही अंश में असमर्थ रहेगा। अगर राष्ट्र के शरीर के एक भाग में अंधकार और निर्मलता है, वही मैंने कहा जैसे मेरे पूरा शरीर ठीक है लेकिन अगर एक हाथ खराब है, तो इसका भुगतान मेरे पूरे शरीर को करना पड़ेगा, मैं कहीं ना कहीं पीछे रहूंगी। तो ऐसे ही अगर किसी एक राष्ट्र के किसी एक अंग में, ठीक है, आपके किसी एक जनपद में, किसी एक गांव में अगर निर्बलता है, अंधकार है, अज्ञान है, शिक्षा नहीं पहुंची है, गरीबी है, तो उसका नुकसान समग्र राष्ट्र के स्वास्थ्य पर। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा राष्ट्र बहुत तरक्की कर रहा है, क्योंकि बार बार हमें ये दिखाया जाएगा या हम खुद महसूस करेंगे कि हमारे राष्ट्र का एक अंग कमजोर है। जैसे अपने हाथ के कमजोर होने पर मैं अपने आप को कमजोर महसूस करूंगी, तो ऐसे ही समग्र राष्ट्र के स्वास्थ्य पर उतने ही अंश में वह असमर्थ रहेगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, समग्र यानी पूरे राष्ट्र को जागरण यानी अवेयरनेस के साथ और प्रगति की एक जैसी उदार भावना यानी आगे बढ़ने की एक जैसी उदार भावना। उदार क्या होता है कि बड़े दिल वाला होना, यानी खुल करके हम एक दूसरे का सहयोग करें, है ना। उदार किसको कहते हैं, जो बिल्कुल एक दूसरे से खुल करके अपने आइडियाज, अपने विचारों को शेयर करता है ना, बांटता है। जो बांटने पर विश्वास रखता है वो उदार है। जो छिपाने पर, छुप छुप के करने पर विश्वास रखता है वह क्या है, वह उदार नहीं है, वो अनुदार व्यक्ति है, छोटे दिल वाला है। ठीक है, तो कहा कि इस प्रकार अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप पूरे राष्ट्र को जागरण और प्रगति के पथ पर यानी आपकी अवेयरनेस और फिर उन्नति यानी आगे बढ़ाने के मत पर एक उदारता की भावना के साथ यानी शेयरिंग वाली भावना के साथ संचालित हो, यानी एक दूसरे से लोग जुड़ें। जन का प्रवाह अनंत होता है, जन का प्रवाह अनंत होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। जन का प्रवाह अनंत होता है, क्यों कहा अनंत, यानी जिसका कोई अंत ही नहीं है। कैसे, तो आज से मैं आपकी मनुष्य की आयु, हमारी या आपकी आयु कितनी है, 100 साल, मैक्सिमम 100 साल मान के चल रहे हैं, 60 70 50 40 कितनी भी हो सकती है। लेकिन क्या मेरे होने से मनुष्य का या जन का अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा, नहीं। आज से 1 लाख साल पहले की बात करते तब भी मनुष्य था, आज भी मनुष्य है और मेरे बाद भी मनुष्य रहेगा। तो यह जो जन का प्रवाह है, ये मनुष्यता का प्रवाह है, ये चला आ रहा है, इसका कोई अंत निश्चित नहीं है। ठीक है, कहानियां अनेक सुनी है हमने, लेकिन अभी फिलहाल अगर हम देखें, पीछे देखें, आगे देखें, भूत को देखें, भविष्य को देखें, तो इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए जन के प्रवाह को क्या बनाया है, अनंत बताया है, कि जो भूमि पर रहने वाला ये जन है, इसका प्रवाह अनंत है। सहस्त्रों वस्त्रों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म्य प्राप्त किया है। सहस्त्र वर्षों से यानी हजारों वर्षों से भूमि के साथ यानी इस पृथ्वी पर रहने के साथ साथ राष्ट्रीय जन ने यानी इस राष्ट्र में रहने वाले व्यक्ति ने तदात्म्य का मतलब समझ रहे हैं, तदात्म्य का मतलब है इससे तालमेल बिठाना। तदात्म्य यानी इसको अपना मान लेना, तद
वह आत्म हो जाए। यानी जैसे देखिए, एक अगर हम कुछ 1000 सालों पहले की बात करें तो हम कहते थे मनुष्य कहाँ रहता था, जो है गुफाओं में रहता था, कंदमूल आदि खाता था, पत्तों के कपड़े बनाता था, शिकार करता था। तो तब भी मनुष्य किससे जुड़ा हुआ था? भूमि से, पृथ्वी से, उसी पर तो निवास कर रहा था, वहीं से अपनी जरूरत की वस्तुएं प्राप्त कर रहा था। और ऐसे ही मनुष्य ने धीरे धीरे विकास किया और आज हम इस स्थिति तक पहुंचे। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये धरती पर जन्म लेने वाला मनुष्य है वो लगातार क्या कर रहा है? इसके साथ तादात्म्य प्राप्त कर रहा है, यानी इसको अपना बना रहा है। क्या कर रहा है? वह इसको अपना बना रहा है, इसके साथ समन्वय बिठा रहा है। तो कहा कि इस पर सहस्त्र वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने, इस पर रहने वाले लोगों ने तादात्म्य प्राप्त किया है, इसको अपना बनाया है। ठीक है। जब तक सूर्य की रश्मियां यानी सूर्य की जो किरणें हैं नित्य प्रातः काल, नित्य यानी रोज सुबह भुवन को अमृत से भर देती हैं। भुवन का अर्थ होता है संसार। ठीक है, भुवन का अर्थ क्या है? भुवन का अर्थ होता है संसार। तो जब तक सूर्य की किरणें संसार को सुबह रोशनी से भर देती हैं, किरणों से भर देती हैं, और ये किरणें कैसी हैं? अमृत रूपी किरणें। अमृत क्यों कहा? क्योंकि अगर आपका ये सूर्य नहीं है तो मनुष्य, पृथ्वी, सब कुछ खत्म है, तो इसीलिए इसको अमृत कहा। किसी के कारण मनुष्य का, जीव जंतुओं का अस्तित्व हमें देखने में आ रहा है। तो कहा इसीलिए इसको अमृत से भर देती है। तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। जब तक यह बात, जब तक कहते हैं ना सूरज चांद रहेगा, तो ऐसे ही जब तक सूरज की किरणें संसार में हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन, यह जो लोग हैं यह लगातार इस पृथ्वी के साथ समन्वय बिठाते हुए अपने अस्तित्व को रख पाएंगे, अस्तित्व को बचा पाएंगे। इसीलिए कहा तब तक जन का जीवन भी अमर है। क्योंकि 1 साल पहले जब हमारे पास इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी, मनुष्य जंगल में रहता था और तब भी वह अपना जीवन बचा पाता था, और आज हमने इतना विकास किया है, अब भी मनुष्य है और निरंतर मनुष्य आगे विकास करता जा रहा है। तो यानी जब तक यह सूर्य है तब तक मनुष्य का अस्तित्व भी हम कहेंगे निरंतर बना रहेगा। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। अब ये लाइन ध्यान समझेंगे। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी, अब बताइए कि हमारे और आपके जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए। कोरोना आया है ना, कोविड का समय आया, और कोविड का समय ऐसा आया कि हमें लगा कि पता नहीं अब दोबारा हम नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे, है ना। मुझे लगता था कभी हम घर से बाहर निकल पाएंगे, कभी नॉर्मल ऐसा डे आएगा कि मैं घर से बाहर निकली हूँ, मैं वैसे ही अपने कॉलेज जा रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, है ना। मतलब बिल्कुल उम्मीद, ऐसा दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई देता था। लेकिन हम आज देखो, हम और आप नॉर्मल हो गए। हमें याद करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि अच्छा कोविड भी आया था, और उस समय जब बार बार लॉकडाउन हो रहा है, बार बार आपके कोरोना के जो है नए नए रूप हमारे सामने, सिम्टम्स हमारे सामने आ रहे हैं, तो हम कितना घबरा गए थे। तो यह क्या है? ये तो अभी एक एग्जाम्पल है जो हमारे और आपकी आंखों के सामने घटा है। अगर हम हजारों वर्षों पहले की बात करें, हजारों लाखों वर्ष पहले की बात करें, तो ऐसे ही प्रकृति ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं, है ना। बड़े तरीके के आपके ये संक्रमण आए हैं जिससे कि अनेकों संख्या में लोग मारे गए। भूकंप कितने सारे आए हैं ना, कहीं बादल फट रहा है, कहीं कुछ है, कहीं सूखा पड़ गया, कहीं अकाल पड़ गया, लेकिन तब भी मनुष्य का जो अस्तित्व है वो बना हुआ है। एक समय जब ऐसा लग रहा है कि मनुष्य पता नहीं बच भी पाएगा, शायद ये दुनिया का अंतिम समय चल रहा है, अब दुनिया शायद अंत हो जाएगा दुनिया का, ऐसे समय से बचकर भी मनुष्य अभी आपके सामने हम और आप बातचीत कर रहे हैं। और ऐसे ही इतिहास की बात करें तो ऐसे इतिहास में अनेक उतार चढ़ाव मनुष्य के सामने आए हैं, और इतने उतार चढ़ाव के बाद भी जो आपके राष्ट्रीय निवासी हैं, यह जो है नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। हो सकता है कुछ लोग कुछ हमारे जो है सगे संबंधी नहीं रहे, ठीक है, कुछ हमारे दोस्त साथी नहीं रहे, लेकिन फिर भी मनुष्य तो रहा ना। हो सकता है मैं भी नहीं रहती कोविड में, है ना, या कोई आपके सगे संबंधी नहीं रहा, लेकिन मनुष्य बना हुआ है। और ये मनुष्य की बात है कि जन जो है वह लगातार, इसका प्रवाह अनंत है। कितने सारे हादसों, कितने सारे जो है आपदाओं के बाद भी मनुष्य बचा हुआ है। इसीलिए कह रहा है कि यह जो राष्ट्र निवासी जन है, ये जो जन हम पढ़ रहे हैं, यह कैसा है? अजर। अजर समझते हैं? अजर का मतलब है जो जर ना हो, जर यानी बूढ़ा होना, ठीक है, जो बूढ़ा नहीं हो रहा, जो बिल्कुल अमर है, जन का अस्तित्व हमेशा बना हुआ है। ठीक है। तो कहा कि इस इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। जन का संततवाही जीवन
नदी के प्रवाह की तरह है। अब ये संततवाही क्या है? जन का संततवाही जीवन, समझ रहे हैं? संतत यानी लगातार बहने वाला जीवन, लगातार कंटिन्यूटी बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य बीच में जो है 15 साल के लिए गायब हो गया फिर अचानक से प्रकट हो गया, नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है ना। तो ये कैसा जीवन है? मनुष्य का अस्तित्व लगातार बने रहने वाला है। तो कहा कि जन का संततवाही जीवन कैसा है? जैसे नदी है। नदी कैसी होती है? पहाड़ से लेकर के, पर्वत से लेकर समुद्र तक एक लगातार लहर के रूप में बहती रहती है। ऐसा नहीं है कि बीच में गायब हो गई फिर प्रकट हो गई, नहीं, एक लगातार बहाव जैसे नदी का होता है, प्रवाह जैसे नदी का होता है। ऐसे ही लोगों का जो जीवन है, जन का जो प्रवाह है, वो उस नदी के प्रवाह की तरह ही बिल्कुल संततवाही है, यानी लगातार बहने वाला है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घातों का निर्माण करना होता है। जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा, ठीक है, कर्म यानी आपके जो आप कार्य करते हैं, ठीक है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा, कर्म यानी ऐसा नहीं है कि मनुष्य अपने आप बचा हुआ है, ठीक है, इसके लिए मनुष्य प्रयास करता है, कुछ काम करता है ना, अपने प्रतिरक्षा के लिए कुछ सोचता है। हमने कोविड की वैक्सीन निकाली ना, हमने अपने अस्तित्व को बचाने का प्रयास किया। तो कहा ऐसे ही जो आपका जन है वह लगातार अपने जीवन के लिए क्या करता है? वह उसको बचाने का प्रयास करता है। तो कहा कर्म और श्रम के द्वारा, मेहनत के द्वारा, काम करने के द्वारा उत्थान यानी ऊपर उठने के, उत्थान किसको कहते हैं? ऊपर उठने को, उत्थान के अनेक घातों का निर्माण करना होता है, ठीक है, उत्थान के अनेक घातों का क्या करना होता है? उसने निर्माण करना होता है। अब घात क्या होते हैं? तो जैसे आपके नदी बहती है तो नदी के साथ साथ, बहने के साथ साथ आपके कुछ जो मिट्टी है वो सतह पर रुकती जाती है, इससे कि डेल्टाओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? डेल्टा का। तो ऐसे ही मनुष्य के कर्म और श्रम के द्वारा जब वो आगे बढ़ता है तो अनेक घातों का निर्माण उसको करना होता है, अनेक ऐसे स्थलों का निर्माण करना होता है जिसमें वह अपना अस्तित्व बचा पाता है, ठीक है। भुवन का अर्थ संसार है। चलिए आगे, अब जन देख लिया हमने सबसे पहले किसको समझा था? भूमि को, फिर जन को, और अब रह गया है अंतिम संस्कृति, जो आज खत्म हो जाए तो आपका ये पाठ खत्म होगा और उसके बाद सीधे फिर हम गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तरों पर चलेंगे, ठीक है। ये संस्कृति राष्ट्र का तीसरा अंग है, ठीक है। किसका अंग है? राष्ट्र का तीसरा अंग है। कहा राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। पहला है भूमि, भूमि से जुड़ा हुआ व्यक्ति, आपका उस भूमि पर रहने वाला, निवास करने वाला जन, और फिर जन की संस्कृति। यानी संस्कृति क्या है? संस्कृति मैंने कहा हमारा रहन सहन, हम कहते हैं ना भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति में साड़ी पहनी जाती है ना, महिलाएं साड़ी पहनती है, पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं। तो ये क्या है? हमारी संस्कृति। हमारा खान पान, यह क्या है? हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हमारी भाषा हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो संस्कृति बनती है हमारी भाषा से, हमारे विचार से, हमारे रहन सहन से, हमारे वेशभूषा से, हमारे खान पान से। तो कहा राष्ट्र का तीसरा अंग वही क्या है? आपकी संस्कृति है। मनुष्यों ने युग युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है, ठीक है। जिस मनुष्य ने युगों युगों में, यानी यह संस्कृति भी आज की नहीं है, अनेकों सालों में यह संस्कृति हमारी निर्मित हुई है और संस्कृति भी लगातार बदलती रहती है। तो कहा मनुष्य ने युगों युगों में जिस सभ्यता का, जिस संस्कृति का निर्माण किया है वही इसके जीवन की श्वास प्रश्वास है, ठीक है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। जैसे हमारे जीवन कब बचा हुआ है? सांस हमारे जीवन में, मतलब मैं अपने अस्तित्व को कब कहूंगी? मैंने अपना अस्तित्व कैसे बचाया? सांस से। अगर मैं सांस ना लूं तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। तो ऐसे ही जो जन है इसका जीवन क्या है? ये संस्कृति ही है। संस्कृति बिल्कुल सांस, जैसे हमारे जीवन में सांस है, ऐसे ही लोगों के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए यह जो सभ्यता संस्कृति है वह इसको बचाए हुए है। तो कहा बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। बिना संस्कृति के अगर आप सोचें कि अगर आप जन और संस्कृति दोनों को अलग कर दें तो यह कैसा है? कबंध मात्र। कबंध मात्र क्या होता है? जैसे मेरे इसमें क्या ना हो? आपके सर ना हो। मेरा ये पूरा शरीर आपके सामने खड़ा है लेकिन इसमें सर ही ना हो, यहाँ से काट के अलग कर दिया जाए तो वह नीचे का जो बचेगा वह क्या है? कबंध है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि बिना संस्कृति के जन, नाना होता है विभिन्न प्रकार का, नाना होता है आपका, नाना शब्द विविध, डिफरेंट, ठीक है, अलग अलग। चलिए, तो समग्रता होता है संपूर्ण,
ठीक है। तो कहा अगर आप संस्कृति से जन को अलग करने की बात कर रहे हैं तो फिर आप मान के चलिए कि आपने शरीर से सर को अलग कर दिया है, सिर्फ कबंध जो है वह बचा हुआ है। कहा कि संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है, यही तो लोगों का मस्तिष्क है। जैसे मेरा शरीर में से अगर मस्तिष्क हटा दो तो मैं बिल्कुल, आपका फिर शरीर ही रह जाएगा, बिल्कुल डीएक्टिव मोड पे चली जाऊंगी। हो सकता है सांस ले लूं पर दिमाग, सोचने विचारने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति सब खत्म। तो ऐसे ही संस्कृति को अगर लोगों से अलग कर दोगे तो यह क्या है, फिर आपके लोगों का अस्तित्व भी बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा, क्योंकि संस्कृति ही इसका मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा, अगर हम संस्कृति का विकास करते हैं, अभ्युदय यानी इसका अभ्युदय होता है आगे ले जाना, प्रगति करना, ठीक है, आगे बढ़ाना। इसको आगे बढ़ाने के लिए संस्कृति के विकास और अभ्युदय यानी आगे बढ़ाने के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। अगर हमारी संस्कृति, आपकी संस्कृति जो है वो सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी। सकारात्मक कब होगी, जब हम एक दूसरे पर विश्वास करेंगे, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, है ना, एक दूसरे से प्रेम की भावना होगी, तो हमारी संस्कृति सकारात्मक होगी। और इस सकारात्मक संस्कृति से ही क्या होगा, हमारा विकास होगा, है ना, हम आगे बढ़ पाएंगे। और वही हमारी संस्कृति कैसी हो, नकारात्मक, हम एक दूसरे पर विश्वास ना कर पाए, है ना, हमें एक दूसरे से डर हो कि कब मैं आपका नुकसान कर दूं और कब आप मेरा नुकसान कर दे। जैसे मैं बस में जा रही हूँ और पीछे से मेरे क्या हो, अचानक मुझ पर हमला हो जाए, तो यह क्या है, यह नकारात्मक संस्कृति। ठीक है। तो यहाँ इन्होंने क्या कहा कि संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है, यानी संस्कृति को आगे बढ़ाने के द्वारा ही, इसकी प्रगति करने के द्वारा ही हम लोगों की राष्ट्र की वृद्धि संभव है। अगर नकारात्मक होती है, नकारात्मक संस्कृति होती है तो वह आगे बढ़ने में बाधा बनती है। जैसे मैं घर से बाहर किसी काम से निकलूं और लगातार मेरे मन में ये खतरा हो कि पीछे से मुझ पर हमला हो जाएगा, तो यह नकारात्मक संस्कृति है। फिर ऐसी नकारात्मक संस्कृति में लोग आगे नहीं बढ़ सकेंगे, वह पीछे ही रह जाएंगे। और वहीं सकारात्मक संस्कृति हो जो एक दूसरे से समन्वय करती हो, एक दूसरे का सहयोग करती हो, है ना, आप मुझ पर विश्वास करें, मैं आप पर विश्वास करूं, हम एक दूसरे से समन्वय बिठाते हुए आगे बढ़ें, तो हम ज़्यादा आगे क्या विकास कर पाएंगे और हमारा राष्ट्र क्या होगा, प्रगति करेगा। तो कहा राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, क्या कहा कि संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। और अगर हम राष्ट्र का समग्र रूप यानी संपूर्ण रूप में भूमि और जन के साथ साथ, दोनों अंग हो गए, भूमि और जन, और इसके साथ साथ तीसरा अंग संस्कृति, यह महत्वपूर्ण स्थान है, ऐसा हम इसको नकार नहीं सकते। कहा यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दी जाए, अगर आप सोचो संस्कृति तीसरा महत्वपूर्ण अंग पढ़ रहे हैं तो इसी को हम समझेंगे। कहा कि यदि हम भूमि और जन से संस्कृति को अलग कर दें, विरहित कर दें यानी अलग कर दें, तो क्या होगा, तो कहा फिर राष्ट्र का लोप समझना चाहिए, फिर राष्ट्र नहीं बच जाएगा, क्योंकि राष्ट्र में से इन तीनों में से किसी एक अंग को भी हटा देंगे तो फिर हम उसको राष्ट्र नहीं कहेंगे। इसीलिए क्या कहा, राष्ट्र का फिर लोप समझना चाहिए। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है, विटप यानी पेड़, जीवन के जो पेड़ है उसका पुष्प क्या है, संस्कृति, और बिना पुष्प के पेड़ का जीवन ही नहीं होगा। तो कहा कि जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। जैसे संस्कृति एक पुष्प के समान है और पुष्प जितना सौंदर्य और खुशबू से, सुरभि से युक्त होगा उतना ही लोगों को अच्छा लगेगा, तो ऐसे ही यह संस्कृति जितनी सुंदर और पल्लवित, खुश, आपकी सकारात्मक प्रभाव छोड़ने वाली होगी, तो वह राष्ट्रीय जन के जीवन को क्या कराएगी, और सौंदर्य से युक्त करेगी, और क्या करेगी, उसमें यश अंतर्निहित होगा यानी शामिल होगा, यश यानी वृद्धि, ठीक है, वृद्धि शामिल होगी। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है,
और कहा कि संस्कृति क्या है, तो कहा ज्ञान और कर्म जब दोनों मिलेंगे तो इन पारस्परिक इन दोनों के मिलने से ही इसको ही हम संस्कृति कहेंगे। यानी सिर्फ ज्ञान से संस्कृति को नहीं बढ़ा सकते, उसके लिए काम भी करना पड़ेगा। मैं कहूँ कि मैं अच्छा अच्छा सोचूं बस तो मेरी संस्कृति अच्छी हो जाएगी, नहीं, उसके साथ काम भी शामिल है। अगर मेरे मन में अच्छे विचार हैं, ज्ञान है मेरे पास, उसको मुझे कर्म में भी, काम में भी उतारना होगा। और जब ये दोनों मिल जाएंगे, मेरा ज्ञान और मेरा कर्म दोनों मिल जाएंगे, तो इसके पारस्परिक प्रकाश से यानी इसकी लाइट से वह क्या होगा, तो वही संस्कृति कहलाएगी। कहा भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, कहा कि भूमि पर बसने वाला जो ये जन है, जो इसने ज्ञान के क्षेत्र में खोजा और उसको कर्म के क्षेत्र में अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो जो रचा है, तो दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। तो दोनों में ही राष्ट्रीय संस्कृति की झलक हमें मिल जाएगी, ठीक है। आगे क्या लिखा, सौरभ का अर्थ क्या है, जो सुरभि से युक्त है वही सौरभ है, ठीक है। सुरभि किसको कहते हैं, सुरभि कहते हैं सुगंध को, ठीक है। सुरभि होती है सुगंध और जो सुरभि से युक्त है वही सौरभ, ठीक है। चलिए, तो आगे लिखा, जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। जीवन के विकास की युक्ति, युक्ति किसको कहते हैं, आइडिया को, यही क्या है, संस्कृति के रूप में हमारे सामने आता है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है। प्रत्येक जाति अपने अपने, सबके अपना अपनी विचार होते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं। तो कहा ऐसे में प्रत्येक जाति यानी प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इसको निश्चित करता है और उसी से फिर क्या होता है, उससे प्रेरित संस्कृति विकास करती है। क्योंकि मेरी और आपके मन में जो विचार आएंगे वो बिल्कुल अलग होंगे, और जब हम आपके दोनों अलग अलग विचार से सोचेंगे तो ये दोनों ही संस्कृति का हिस्सा है और इससे संस्कृति विकास करेगी। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं, परंतु उन सबका मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। क्या कहा कि इस दृष्टि से जो प्रत्येक जन है वह अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती है, यानी अलग अलग संस्कृतियां। मैं अलग हूं आपसे, आप अलग हैं मुझसे, तो हमारे अलग अलग होने के कारण हमारी कुछ भिन्न भिन्न संस्कृतियां भी होंगी। जैसे हम कहें भारत की संस्कृति, अमेरिका की संस्कृति, श्रीलंका की संस्कृति, पाकिस्तान की संस्कृति अलग अलग है, तो इससे राष्ट्र में ही भिन्न, और भारत के अंदर ही बिहार की संस्कृति या आपकी बंगाल की संस्कृति, तमिलनाडु की संस्कृति, मणिपुर की संस्कृति, सबकी अलग अलग है। तो इनसे क्या होता है, तो कहा कि भिन्न भिन्न संस्कृतियां भी राष्ट्र में जन्म लेती हैं, परंतु सबका मूल आधार यही है। आप बिहार में चले जाओ, तमिलनाडु में चले जाओ, बंगाल में चले जाओ, मणिपुर में चले जाओ, सभी संस्कृतियां अलग अलग हो सकती है, रहन सहन अलग हो सकता है, पहनावा अलग हो सकता है, विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका मूल आधार यही होगा कि पारस्परिक सहिष्णुता। सहिष्णुता क्या होता है कि एक दूसरे के विचारों को सहन करने की क्षमता, कि मैं अगर कुछ कह रही हूँ, मैं एक्स कह रही हूँ, तो आप कहें कि मैं एक्स नहीं, मैं वाई कह रहा हूँ, लेकिन ठीक है, आप अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ। दूसरे के विचारों को सुन के सहन करने की क्षमता कि मैं अपनी जगह सही हूँ, आप अपनी जगह सही है, यही सहिष्णुता है और समन्वय पर निर्भर है। और फिर एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हुए, एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़ने पर ही यही आधार सभी संस्कृतियों का है, जो बाहरी रूप से अलग दिखाई देती है, लेकिन सबका आंतरिक मूल क्या है, यही है। मुझे लगता है ये चैप्टर आज फिर आपका रह जाएगा, कोशिश करते हैं निपटाने की, ताकि कल फिर गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर कर पाए, ठीक है। आगे क्या लिखा कि जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं। आप इन्होंने एग्जाम्पल दिया लोगों की संस्कृति यानी लोगों के अलग अलग होने को दिखाने के लिए। इन्होंने कहा जैसे जंगल में क्या होता है, कोई आम का पेड़ है, कोई अमरूद का है, कोई ऐसे ही आपके जो है बरगद का पेड़ है, कोई पीपल का पेड़ है, तो यह अलग अलग पेड़ है। तो कहा जैसे जंगल में अनेक प्रकार के लता होती हैं, ठीक है, वृक्ष होते हैं, वनस्पतियां होती हैं, ये अदम्य भाव से, अदम्य होता है दमन ना करने का भाव, ठीक है। अदम्य भाव क्या होता है, एक दूसरे को दबाने का भाव जिसमें नहीं होता, उसी को अदम्य भाव कहते हैं। तो कहा कि ये सभी एक दूसरे को दबाने के भाव से उठते हुए, एक दूसरे को रोकने का, विकास को रोकने का भाव इनके मन में नहीं होता, और इसी को रोकते हुए यह क्या करते हैं, पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं कि तुम अपनी जगह बढ़ो और मैं अपनी जगह बढ़ूंगा। तो इस प्रकार इस पारस्परिक सम्मिलन से ही एक अविरोधी स्थिति ये लोग प्राप्त करते हैं।
और उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। और इसी प्रकार से क्या होता है, राष्ट्र में रहने वाले जितने लोग हैं वह अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। जैसे बंगाल के लोग अलग मानते हैं संस्कृति, उनकी संस्कृति अलग है ना। मणिपुर के लोगों की संस्कृति अलग है, ठीक है। गुजरात के लोगों की संस्कृति अलग है। लेकिन यहाँ अलग अलग होने का मतलब ये नहीं है कि वह एक दूसरे को दबाना चाह रहे हैं, ठीक है, जिसका दमन करना चाह रहे हैं। हाँ, दमन मतलब दबाना ही होता है, ठीक है। दमन मतलब क्या होता है, दबाना। तो दूसरे को दबाने का भाव नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ परस्पर एक दूसरे से मिलते हुए विचारों का सम्मान करते हुए अविरोधी स्थिति से विकास करते हैं। हम अपनी जगह विकास करते हैं, वो अपनी जगह विकास करते हैं, ठीक है। पारस्परिक का मतलब होता है एक दूसरे से, ठीक है। जैसे ये हाथ है, ये परस्पर एक दूसरे के साथ है ना, एक दूसरे के साथ मिलते हुए। कहा कि राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, नदियों में भी अलग अलग नदियां मिलकर के समुद्र में जाकर एक हो जाती हैं, ऐसे ही ये भिन्न भिन्न संस्कृतियां, आगे क्या कहा जाएगा कि उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक संस्कृतियां, विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। कहा कि जैसे भिन्न भिन्न नदियों का जल जाकर के समुद्र के रूप में एक हो जाता है, ऐसे ही भारत के अंदर या किसी भी देश के अंदर अलग अलग यह संस्कृतियां मिल करके जब राष्ट्र का रूप लेती है तो राष्ट्रीय संस्कृति के रूप में समन्वय प्राप्त करती हैं, यानी तालमेल इनमें बैठ जाता है। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है, और अगर यह समन्वय युक्त रूप है तो यही राष्ट्र का सुखदायी रूप होगा, यानी वहां पर रहने वाले लोग सुख से रहेंगे। और वहीं विरोध की स्थिति हो कि हम उसको बिहार को आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम जो है उत्तरांचल को आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम तमिलनाडु को आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो यह क्या होगा, यह उनके लिए भी और हमारे लिए भी दुखदायी हो जाएगा। जैसे कश्मीर है, कश्मीर वह चाहता है, पाकिस्तान चाहता है कि हमारे हिस्से आए, हिंदुस्तान चाहता है कि हमारे हिस्से आए, और इसमें क्या है, दोनों ही दुखी हैं। और वही दोनों कोऑपरेट कर लें, दोनों एक दूसरे से समन्वय बिठा लें, तो क्या हो जाएगा, जीवन सुखी हो जाएगा, उनका भी हमारा भी। तो इसीलिए कहा कि ये जो समन्वय युक्त जीवन होगा, समन्वय युक्त संस्कृति है, वह राष्ट्र को सुखी बनाती है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करता है। अब जैसे संस्कृति को इसमें कहा गया, संस्कृति को समझ रहे हैं ना, तो संस्कृति, साहित्य, साहित्य किसका हिस्सा है, संस्कृति का, है ना। हमारे यहाँ जैसे संस्कृत का साहित्य है, हिंदी का साहित्य है, बंगाली साहित्य है, तो यह क्या है, यह साहित्य के रूप में। कला आपकी शिल्प कला है, ठीक है, शिल्प क्या है, एक कला है। तो ऐसे ही नृत्य कला है, ठीक है, आपके गीत हैं। आमोद प्रमोद, आमोद प्रमोद होता है आनंद, है ना, मनोरंजन। ये जो है अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करता है ना। तो कहा कि आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। जैसे आप देखेंगे कि बिहार का नृत्य अलग है, अरुणाचल का जो लोक नृत्य है वो अलग प्रकार के होंगे, आपके तमिलनाडु के गीत अलग हो सकते हैं, आंध्र प्रदेश के गीत अलग हो सकते हैं। तो यह क्या है, ये सबका मूल आनंद है, मानसिक भाव प्रकट हो रहे हैं, मन के मानसिक भाव, यानी जो मन के भाव हैं वह इन गीत, नृत्य, साहित्य, संगीत इनके माध्यम से प्रकट हो रहे हैं। ये सब हमें बाहर से अलग दिखाई दे सकते हैं कि वहाँ का गीत अलग है, वहाँ के लोग अलग तरीके से नाचते हैं, गाने इनके अलग हैं, साहित्य इनका अलग है, लेकिन सभी क्या है, यह सभी आनंद का, मनुष्य के आनंद को, उसके खुशी देने का काम करते हैं। तो आत्मा का, यानी आत्म का जो विश्वव्यापी आनंद है वह अलग अलग रूपों में मिलता है, साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, आप बाहर से देखते हैं तो आपको सब अलग अलग दिखाई देता है कि ये अलग है, वो अलग है, वो अलग है, लेकिन किंतु आंतरिक आनंद जो है, जो खुशी है, जो आपको नहीं समझ में आएगा तो आपको लगेगा क्या गा रहा है, लेकिन वहां का व्यक्ति उतना ही आनंदित होगा जितना आप अपने यहाँ के लोकगीतों को गा करके आनंदित होते हैं। तो कहा आंतरिक की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है, एक है जो व्यक्ति सहृदय है, जिसके व्यक्ति का क्या है, हृदय के साथ है, वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। वह यह समझ पाता है कि यह इनका गीत है, इनको आनंद आ रहा है, तो यह उस आनंद को समझ पाता है, स्वीकार कर पाता है, और उससे खुश भी होता है, आनंदित भी होता है, ना कि चिढ़ता है कि ये तो हमसे अलग है। तो ये तो हमसे अलग है, इस भावना में चिढ़ ना हो करके अगर आप कहें कि हाँ वो मुझसे अलग है लेकिन मैं उसके अलग होने का सम्मान करता हूं, तो इससे जो संस्कृति बनेगी वह सकारात्मक बनेगी। हम एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़ पाएंगे।
कहा और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार उदार भावना ही यानी शेयरिंग, उदार यानी शेयरिंग की जो भावना है वही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है, और यही राष्ट्र के लिए क्या है, स्वास्थ्यकर है यानी अच्छी है। लास्ट की 2 स्लाइड और रह गई, आगे देखते हैं क्या कहता है कि गांवों और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमिट भंडार भरा हुआ है। आप देखेंगे कि जो आपके गांव में कुछ लोकगीत होते हैं, शादी विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं, है ना, नामकरण या आपके जो अलग अलग छोटे छोटे उस अवसर होते होंगे, ठीक है, तो वहां पर ये लोकगीत गाए जाते होंगे, है ना, और ऐसे ही कुछ लोक कथाएं प्रचलित होंगी। तो वो क्या है, तो कहा वही तो है संस्कृति का अमिट भंडार, है ना, कलेक्शन, जहां से हमें पता चलता है कि हमारे लोग कैसे सोचते थे, हमारे यहाँ के लोगों की क्या खासियत थी। यह हमें उस लोक कथाओं, लोक गीतों के माध्यम से पता चलता है, और वही हमारी संस्कृति है। कहा जहां से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सबका स्वागत करने की आवश्यकता है। अगर आप राष्ट्रीय संस्कृति बोल रहे हैं तो फिर आपको इन अनेक संस्कृतियों का समन्वय करके, है ना, इनको परिचय देना पड़ेगा। तो इनको सभी के विचारों का स्वागत करना होगा, तभी जो है एक स्वस्थ संस्कृति जन्म लेगी या स्वस्थ राष्ट्र बन सकता है। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ पराक्रम किया है, हमारे पूर्वजों ने अनेक तरह के साहित्य, धर्म विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य, कला के क्षेत्र में जो कुछ पराक्रम किया है, यानी जो कुछ उन्होंने खोजा, अनेक तरह की खोजें हमारे पूर्वज करके गए हैं, है ना, आर्यभट्ट जिन्होंने आपके गणित का शास्त्र लिखा, है ना, तो इस प्रकार अनेक तरह की खोजें जो कि हमारे पूर्वजों के द्वारा की गई। अमिट का मतलब होता है जो मिटाई ना जा सके, अमिट यानी जो मिटाई ना जा सके, ठीक है। स्वच्छंद होता है स्वतंत्र। कहा कि पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, साहित्य, कला, संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। यानी हम में क्या है, हम जलते नहीं है कि उन्होंने इतना खोजा, या हम उसको इग्नोर नहीं करते, हम दिल खोल के हम उसको अपने आप को उससे कहते हैं कि हाँ, हमारे पूर्वज ऐसे थे जिन्होंने ये काम करके गए, ठीक है, इन्होंने इतनी खोजें करी, इतना हमारा जीवन आसान बना दिया। तो इसको हम गौरव के साथ, प्राउड के साथ इस बात को धारण करते हैं। कहा और उसके तेज को, और उसका जो तेज है उसको अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। वो जो तेज है यानी उनसे जो ली जाने वाली सीख है भावी जीवन में, यानी जो हमारे भविष्य का जो आपके लोग आ रहे हैं, यानी हमारी जो युवा पीढ़ी है, वह इससे सीखे, उनका तेज उतारे अपने जीवन में, कि अगर वो कम संसाधनों के साथ जीवन में इतनी सारी खोजें कर सकते हैं, लोगों के जीवन को आसान बना सकते हैं, तो हमारे पास तो इतने संसाधन है, हम क्यों कुछ नया नहीं कर सकते। ऐसे उनके तेज को हमारी भावी पीढ़ियां अपने जीवन में उतारें और उनसे कुछ सीखें। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है। इसी से तो राष्ट्र संवर्धन होगा, राष्ट्र वृद्धि करेगा, और यही एक स्वाभाविक प्रकार होगा। जहां अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, हम अपने अतीत की खामियों को या उनकी कमियों को अपने ऊपर भार के रूप में नहीं लेते कि वो नहीं करके गए, बताओ हमारे पूर्वज कितने गंदे थे, उन्होंने ये भी नहीं किया, है ना। हम उसको भार के रूप में नहीं ग्रहण कर रहे। हम अपने भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहते। हम ये भूत को, यानी अपने भूतकाल को अपने भविष्य पर हावी नहीं होने देंगे, वर्तमान पर हावी नहीं होने देंगे। अगर जो उन्होंने कुछ अच्छा किया है तो हम उसको प्राउड के साथ ग्रहण करेंगे, धारण करेंगे, गर्व के साथ धारण करेंगे, और अगर कुछ रह गया है तो हम सुधारेंगे उसको। तो कहा वरन अपने वरदान से पुष्ट करके, यानी अपने काम करेंगे उसमें, अपने वरदान से पुष्ट करके उसको मजबूत करके आगे बढ़ाएंगे, और उस राष्ट्र का हम, और ऐसे ही राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं जहां जो वर्तमान में रहने वाले लोग हैं वह भूतकाल में किए हुए पूर्वजों के प्रति सम्मान का भाव रखें, गौरव का भाव रखें, और जो कमियां हैं उसको आप भार के रूप में ना देख करके आप खुद से उस कमियों को दूर करने का प्रयास करें। और ऐसा करते हुए ही एक राष्ट्र सही मायनों में आगे बढ़ सकता है, एक राष्ट्र का स्वस्थ रूप आपके सामने आ सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपके कुछ कठिन शब्द आपको आगे दे रखे हैं। ये चैप्टर अगर आप शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहे हैं ना, तो अब एक बार मैं आपसे कहती हूँ कि जब मैं कोई नया चैप्टर शुरू करूँ
तो उससे पहले एक बार खुद पढ़ के देखो, ताकि जब मैं पढ़ा दूं और उसके बाद आप पढ़ो ना, तो एक आप दोनों में अंतर देख पाओगे कि जब मैम ने नहीं पढ़ाया था तब हमने पढ़ा, और एक जब मैम ने पढ़ा दिया तो अब हम इस पाठ को कितने गहराई से समझ पा रहे हैं कि कहाँ पर कौन सी लाइन किस अर्थ में बोली गई है, क्या इसका भाव है, वो सब कुछ आप समझ पाएंगे और फिर आपको ज़्यादा मजा आएगा। अब इसमें जो गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर है उनको हम कल देख रहे होंगे, जिससे कि आपको ये पता चले कि भैया गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तरों को करना कैसे है। ठीक है, चलिए कल हम मिलते हैं गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तरों को लेकर के। आज समय हो गया है, तो आज की क्लास को मैं यहीं खत्म करूंगी। नमस्कार, धन्यवाद।